हेलो एवरीवन। अगस्ता जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि लास्ट सेशन के माध्यम से हमने टेलवर्ड्स के बारे में डिस्कस कराया था। टेलवर्ड्स होता क्या है, टेलवर्ड्स के क्या क्या डिमांड है और टेलवर्ड्स के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कराया था। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन के माध्यम से ही टेलवर्ड्स के बारे में ही हम डिस्कस कराएंगे कि टेलवर्ड्स में जो कैटेगरी को हमने लास्ट सेशन में हमने बांटा था, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में। ऐसे में आज के सेशन में हम कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 पे आएंगे। हमने लास्ट सेशन में कैटेगरी 1 में एक क्वेश्चन भी लिया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लिया था और उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से बताया था कि क्वेश्चन के डिमांड को हमें कैसे लिख करना है। जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 69 बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 68 या 69 बीपीएससी में, कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करे। तो ये जो क्वेश्चन का जो पार्ट था, ये क्वेश्चन का एक आधा पार्ट था और इस आधा पार्ट में हमें केवल और केवल उत्तरदायी कारकों का एक स्पष्टीकरण कर देना था कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या क्या कारण निकल कर आया था, जिसमें हमने कई सारे फैक्टर पर हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कराया था। जैसे कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ ब्रिटिश नीतियों का होना, ब्रिटिश नीतियों से जो असंतुष्टि उत्पन्न हो रही थी, इन सारे चीज़ों को लेकर एक उभर कर आ रहा था। कांग्रेस की स्थापना को लेकर एक हमने लास्ट सेशन में एक पॉइंट को हमने छोड़ दिया था, फिर से मैं यहाँ पर डिस्कस करा देता हूँ कि कांग्रेस की स्थापना बेसिकली भारतीयों के द्वारा ये बताया गया कि ब्रिटिश अपनी शासन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया था, जो सुरक्षा प्रकोष्ठ सिद्धांत के रूप में जाना गया। यानी सुरक्षा प्रकोष्ठ सिद्धांत और भारतीय प्रतिक्रिया, ये दोनों की अभिव्यक्ति जो है वो कांग्रेस की स्थापना के रूप में उभरा था, जिसे हमें एक स्पष्टीकरण कर देना था, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कराया था। आज के सेशन के माध्यम से कैटेगरी 2 वाले प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे कि कैसे कैटेगरी 2 वाले और कैटेगरी 3 वाले प्रश्नों को डील किया जा सकता है और किस तरह से इसका आंसर लिखा जाएगा। तो सेम एग्जाम्पल, सेम क्वेश्चन को ही आगे लेके चलेंगे, जो हमने लास्ट सेशन में छोड़ दिया था इन सारे चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो कैटेगरी 2 में अगर आप देखिएगा तो कैटेगरी 2 में कुछ ऐसे लिस्ट है। जैसे हमने आपको कैटेगरी 2 में कुछ लिस्ट के बारे में आपको बताया कि ये सारे जो है वो कैटेगरी 2 में आते हैं। ठीक है ना, तो ये परीक्षण करे, विश्लेषण करे, चर्चा करे, आलोचनात्मक चर्चा करे, आलोचनात्मक पर, ये आलोचनात्मक एक कॉमन शब्द होगा, ये आलोचनात्मक एक कॉमन शब्द हुआ। आप इसके साथ आलोचनात्मक चर्चा भी जोड़ सकते हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण भी जोड़ सकते हैं, आलोचनात्मक परीक्षण भी जोड़ सकते हैं। समालोचना करे, समीक्षा करे, देन इसके पश्चात कैटेगरी 2 में जो है मूल्यांकन करे, अवलोकन करे, पुनरीक्षण करे, यानी ये जितने हैं, विवेचन करे, ये जितने भी शब्द है ये कैटेगरी 2 में आने वाले ये है। और ये कैटेगरी 2 वाले जो टेलवर्ड्स होते हैं, ये कंपैरेटिवली कैटेगरी 1 की तुलना में थोड़ा टफ होता है। तो आप ये मान के चलिए कि ये थोड़ा टफ है, तो इसका थोड़ा हमें अप्रोच भी चेंज करना होगा। तो हम सेम एग्जाम्पल को ही लेकर चल रहे हैं, जो लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल लिया था और उस एग्जाम्पल में हमने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में 2 प्रकार से डिमांड किया गया है। यानी इस क्वेश्चन में कैटेगरी 1 वाले भी डिमांड है और कैटेगरी 2 वाला भी डिमांड है। यानी ये कैटेगरी 1 वाला भी क्वेश्चन में है, प्लस इसी क्वेश्चन में कैटेगरी 2 का भी डिमांड है। तो हमारा आंसर भी इसी प्रकार से होना चाहिए, ये कैटेगरी 2। जैसे कैटेगरी 1 में अगर देखें तो ये वाला जो शब्द है, ये उल्लेख करे, व्याख्या करे, सबका मीनिंग एक ही प्रकार से होता है। ये कैटेगरी 1 वाले में आ गया और हमने बताया था कि कैटेगरी 1 वाले प्रश्न में केवल और केवल आपको क्या कर देना है, स्पष्टीकरण कर देना है, क्वेश्चन के डिमांड को क्या कर देना है, पूरा कर देना है। तो क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि स्थापना के उत्तरदायी कारक क्या क्या है, तो ये स्थापना के उत्तरदायी कारकों को आपको बता देना है। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि स्थापना के पीछे कई ऐसे कारक थे, जैसे ब्रिटिश नीतियों से असंतुष्टि होना, ये इसकी स्थापना के पीछे कारण था। और इस असंतुष्टि से ही ब्रिटिश शासन भी अपने आप को सुरक्षित रखना चाह रही थी और इसी के लिए ये सुरक्षा प्रकोष्ठ सिद्धांत भी इसकी स्थापना को लेकर बताता है। यानी कांग्रेस की स्थापना कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रकोष्ठ सिद्धांत के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था, जो लाला लाजपत राय के द्वारा ये विचार दिया गया था। यानी सेफ्टी वॉल थ्योरी के तहत कांग्रेस की स्थापना कराकर ब्रिटिश शासन अपने आप को सुरक्षित रखना चाह रही थी। तो दूसरी तरफ भारतीय भी एक ऐसे मंच की तलाश कर रहे थे, जिस मंच के माध्यम से ये ब्रिटिश नीतियों का
खुलकर विरोध करते। जैसे ब्रिटिश नीतियां उस समय भारतीय असंतुष्टि को तीव्र तौर पर प्रभावित कर रही थी, और ऐसे असंतुष्टि का विरोध हम एक अखिल भारतीय मंच के रूप में ही करते हैं, जिस मंच की स्थापना हम किस रूप में देखते हैं, कांग्रेस के रूप में। तो ये कैटेगरी 1 वाला जो था, जो हमने यहाँ पर डिस्कस कराया था। फिर आज के सेशन के माध्यम से हम यहाँ पर जो कैटेगरी 2 वाला जो है उस पे हम आने वाले हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि कैटेगरी 2 जो है वो थोड़ा टफ होता है कैटेगरी 1 से। कैटेगरी 1 में जहाँ स्पष्टीकरण करना है, तो यहाँ कैटेगरी 2 में अगर देखें तो थोड़ा इसमें आपका इसके बारे में चर्चा भी करना होगा। जैसे इसमें पूछ रहा है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चर्चा कीजिए, यही है आपका कैटेगरी 2 वाला। ये आपका कैटेगरी 2 में आता है। ये जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया, ये आपका चर्चा कीजिए, तो ये आपका कैटेगरी 2 वाले में आ रहा है। तो ये चर्चा कीजिए अगर पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमें बताना होगा कि ब्रिटिश ने ऐसे प्रारंभिक राष्ट्रवादियों, जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी जो होते हैं वो कांग्रेस के प्रारंभिक नेता के रूप में जाने गए, चाहे वो कांग्रेस के उदारवादी गुट हो, चाहे उग्रवादी गुट हो। तो इनको कमजोर करने के लिए ब्रिटिश के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए थे, तो ये हमारे यहाँ पर चर्चा करना होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो इसके चर्चा करने के रूप में हम बता सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में बताया था कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस के मन से कई ऐसे कार्य किए गए जो ब्रिटिश के लिए चिंता का विषय बन रहा था, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट का पारित होना, सिविल सेवा बिल का पारित होना। इन सारे चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस जो के प्रति ब्रिटिश के लिए एक चिंता का विषय बना, और इस चीज को देखते हुए ब्रिटिश ने कांग्रेस को कमजोर करने, यानी प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति जो नीति अपनाई, उस नीति के तहत प्रारंभिक राष्ट्रवादी, यानी यही प्रारंभिक राष्ट्रवादी मतलब कांग्रेस के प्रारंभिक नेता, इनके प्रति क्या क्या नीति अपनाई जिससे कांग्रेस कमजोर हो। तो इसको अपनाने के लिए सबसे पहले सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का प्रयास, और सांप्रदायिकता को बढ़ावा, मैं की पॉइंट पे बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस को कमजोर करने का क्या क्या प्रयास किया गया। तो इस सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश के द्वारा कई ऐसे प्रयास किए गए, जैसे हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने का प्रयास। और इस हिंदू मुस्लिम एकता का तोड़ने का प्रयास का उदाहरण उसने कहाँ पर प्रस्तुत किया, बंगाल विभाजन। तो आप बता सकते हैं कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों को कमजोर करने के लिए सर्वप्रथम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो टूटे, और इसका उदाहरण जो है वो हम बंगाल विभाजन के दौरान देखते हैं। इसके अलावा सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए हिंदी उर्दू विवाद को भड़काना, ये भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का प्रयास था। देन सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का एक और प्रयास था सैयद अहमद खां को कांग्रेस के विरुद्ध भड़काना, जो कि मुसलमानों के एक बहुत बड़े नेता थे। तो ये सभी चीज जो है वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर प्रारंभिक राष्ट्रवादियों को कमजोर करने का प्रयास किया। दूसरा, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के जो माध्यम हुआ करते थे उन पर उन्होंने प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, जैसे भाषण, प्रेस इत्यादि पर जो है उन्होंने प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। तो आप ये भी बता सकते हैं कि विभिन्न समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना, प्रेस उनके भाषणों पर प्रतिबंध लगाना, ये प्रारंभिक राष्ट्रवादियों को कमजोर करने का प्रयास है। और तीसरा अगर देखें तो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में जो हमने आपको बताया कि उदारवादी उग्रवादी दोनों लोग आते थे, तो उदारवादी और उग्रवादी संघर्ष को बढ़ावा देने का प्रयास, और यही उग्रवादी संघर्ष का बढ़ावा देने का ही प्रयास निकल कर आता है 1907 में सूरत विभाजन। समझ में आ रहा है? तो ये सूरत विभाजन निकल कर आता है। तो इस प्रकार से ब्रिटिश ने प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति, जो कांग्रेस के मंच के प्रारंभिक नेता थे, इनको कमजोर कर कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास किया, जिसके कई सारे रूप थे, जिसमें आप बता सकते हैं कि सांप्रदायिकता के माध्यम, अभी आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से हमने बताया कि उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करें, तो आप इसका स्पष्टीकरण कर देंगे इजी रूप में। लेकिन ये अप्रोच आप जो देख रहे हैं ये थोड़ा सा
जो अप्रोच है ये आपके दिमाग के हिसाब से आपको थोड़ा सोच कर लिखना पड़ेगा। ये ऐसे कहीं लिखा नहीं रहेगा, ये आपके जितना व्यू है ये सारे व्यू को बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से कमजोर करने का प्रयास, थोड़ा अपना राय भी देना पड़ेगा इन सारे चीज़ में। तो ये थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच हो जाता है, इसलिए थोड़ा इसमें दिमाग लगाकर थोड़ा अपनी सोच को बढ़ाकर राइटिंग स्किल के दौरान आपको लिखना होगा। ये सभी चीज़ एक जगह नहीं लिखा रहता है, ये आप जब बुक या अच्छे लेक्चर को जब आप अटेंड कीजिएगा तब आपको ये अप्रोच बताया जाएगा और इसी अप्रोच को जो है वो आपको डिस्कस करना होगा। तो हमारे जो अभी जो हम लोग ने जो क्लासेज जो भी शुरू किया, मैं फिर से मैं आप लोग को बता दूं कि कि हम लोग का जो क्लासेज जो शुरू होने वाला है अगस्ता जीएस एकेडमी, उस क्लासेस का मेन थीम जो है वो बेसिकली हमारा यही अप्रोच को विकसित करना है। तो ये अप्रोच जो क्लासेस जो हम लोग की चलेंगी तो अलग अलग एक्सपर्ट के माध्यम से उस अप्रोच को बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप अपने अप्रोच के माध्यम से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल हमने जो यहाँ पर जो डिस्कस कराया था वो आपको एक प्रश्न को लेकर डिस्कस कराया था। इसी प्रकार से एक और प्रश्न जो है वो मैं इसको लेकर चलूँगा कि ये जो टेलवर्ड्स वाला में ये एक और जो इसी टेलवर्ड्स में ही एक प्रश्न और लेके मैं चल रहा हूँ कैटेगरी 2 वाले में ही। और कैटेगरी 2 वाले में ही एक प्रश्न है, ये है जो आपके लास्ट ईयर बीपीएससी में पूछा गया था। एक प्रश्न तो हमने ये भी बताया, ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ये बीपीएससी में पूछा गया 68 या 69 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। उसी प्रकार से एक प्रश्न जो है ये आपका निकल कर आता है, ये भी बीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। ये बीपीएससी 68 या 69 में ये फुल लेंथ 38 नंबर का ये प्रश्न है जो आपसे पूछा गया था और इस पे भी हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें अगर देखेगा तो इसमें अगर देखें तो ये कैटेगरी 2 वाला प्रश्न बन कर आ रहा है। जैसे ये कैटेगरी 2 में हमने बताया कि आलोचनात्मक चर्चा करें, आलोचनात्मक परीक्षण करें, तो ये आपका कैटेगरी 2 वाला है। तो सबसे पहले तो ध्यान में रखिएगा कि ये आपका कैटेगरी 2 है और ये कैटेगरी 2 वाले अगर प्रश्न है तो ये सिंपल प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा इसमें अप्रोच जो है वो चेंज करना होगा, यानी अपना व्यू जो है वो आपको बताना पड़ेगा। ये सबसे पहले आपको दिमाग में लेके चलिएगा। अभी ज़्यादातर जो है वो कैटेगरी 2 वाले प्रश्न जो है वो आयोग अभी नहीं पूछ रही है, लेकिन हमें इसका भी तैयारी करके जाना होगा, ठीक है ना। तो ये कैटेगरी 2 वाला प्रश्न है। अभी इस क्वेश्चन का अगर हम फॉर्मेशन करें तो इसमें देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन के उदारवादी चरण, अब जहाँ ही दे दिया उदारवादी चरण, तो ये उदारवादी चरण अगर दिया तो ये आपका 1885 से 1905 उदारवादी चरण के योगदान यानी इनकी उपलब्धि, ठीक है, इनकी उपलब्धि का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ओके, ये आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन अगर देखें तो ये आपका क्वेश्चन का दायरा जो है वो आपका यहीं से बन रहा है, 1885 से लेकर 1905, 1885 से लेकर 1905 यही आपका दायरा है। अब इसी दायरा में ही आपका आंसर लिखना है। और इसमें अगर देखें तो ये आलोचनात्मक परीक्षण के संदर्भ में ये पूछ रहा है। अब इसका आंसर कैसे बनेगा अब हमें इसे समझना होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन को अगर देखें तो हम शॉर्ट में यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये क्वेश्चन का डिमांड है उदारवादी चरण के योगदान का, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करें, यही डिमांड है आपके क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन का अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर बनाए फॉर्मेटिंग करें तो ये फॉर्मेटिंग का आधार निकल कर आएगा नंबर 1 परिचय। तो परिचय में आप इसको लिख सकते हैं 1885 में कांग्रेस की स्थापना के पश्चात जिस गुट के द्वारा इस मंच का संचालन हुआ वो उदारवादी चरण के रूप में जाने गए। ऐसे उदारवादी चरण जो है जिसका प्रतिनिधित्व दादा भाई नौरोजी, गोखले, रनाडे जैसे लोग कर रहे थे।
जो कांग्रेस के प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता के रूप में भी जाने गए। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक एक परिचय है। परिचय के बाद ये क्वेश्चन का जो भाग बन रहा है वो मेन बॉडी का भाग अगर देखें तो ये भाग 2 में अगर देखें तो इसका मेन बॉडी का भाग अगर देखें तो इसमें एक भाग पूछ रहा है उदारवादी उपलब्धि। उदारवादी उपलब्धि एक भाग आपका ये बन रहा है, तो आपको इस उदारवादी उपलब्धि का स्पष्टीकरण कर देना है, यानी 1885 से स्पष्टीकरण कर देना है। 1885 से 1905 तक जो जो उदारवादी उपलब्धि रही है वो सारे चीज को आपको जोड़ देना है। जैसे उदारवादियों की उपलब्धि देखें तो ये अपने आप को संविधानवादी के रूप में, जैसे उपलब्धि में अगर देखें तो कई ऐसी उपलब्धि निकल कर आते हैं। जैसे सबसे पहले उपलब्धि स्वयं को संवैधानवादी, स्वयं को संवैधानिक प्रावधानों को लागू कराना चाह रहे थे भारत में, क्रमिक सुधार लाना चाह रहे थे, क्रमिक सुधार पर जोर देना चाह रहे थे, इन्होंने कई प्रकार के मुद्दा को उठाया। जैसे अगर देखें तो इनका मुद्दा अगर देखें तो मुख्य रूप से अगर देखें तो इनका मुद्दा जो है वो अकाल के संदर्भ में भी रहा। इनका मुद्दा अगर देखें तो विधायिका में सुधार का मुद्दा भी रहा, विधायिका में सुधार का मुद्दा रहा, प्रशासनिक सेवा में सुधार का मुद्दा रहा। ये सभी चीज जो है ये इनकी उपलब्धि दर्शा रहा है, ये इनकी स्पष्टीकरण है और इसी का आपको एग्जाम्पल के रूप में पुट करना है। यानी कि जो इन्होंने रणनीति अपनाया था इसको आपको एक एक उदाहरण के माध्यम से बता देना है। जैसे संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट को पारित कराया, जिसके माध्यम से विधायी परिषद में सुधार लाना। इन्होंने क्रमिक सुधार के रूप में कई ऐसे मुद्दों को उठाया जो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास, जैसे बेलवी आयोग का गठन। इन्होंने प्रशासनिक सुधार लाने के लिए सिविल सेवा बिल को पारित करना, अकाल जैसी मुद्दा को उठाना, ये तमाम जो है वो उदारवादियों की उपलब्धि को दर्शाता है, जो आपको इन सारे पक्षों पर भी डिस्कस कर देना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन का एक भाग निकल कर आता है, ये उदारवादियों की उपलब्धि। जब आप इसको भाषाई रूप अगर दीजिएगा तो ये तकरीबन 100-150 शब्द जो है वो आपका भाषाई रूप निकल कर आ जाएगा। अब जो रेस्ट अगर बात करें, ये सभी चीज को अगर भाषा के रूप में अगर लिखेगा तो ये निकल कर आ जाएगा। अब रेस्ट अगर देखें तो एक भाग इसका और बनेगा आपका, वो भाग अगर देखें तो जैसे हमने भाग 2 में आपको बताया उदारवादी योगदान का स्पष्टीकरण कर देना है, योगदान का स्पष्टीकरण कर देना है। और एक भाग बन जाएगा आपका ये आपका एक भाग बन जाएगा भाग 3। और ये भाग 3 में अगर देखें तो आप इसका उदारवादियों की आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना होगा। अब ये आलोचनात्मक परीक्षण क्या क्या है, अब इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो उदारवादियों की अगर आलोचनात्मक परीक्षण देखें तो ये उदारवादियों की आलोचनात्मक परीक्षण देखें तो ये आलोचनात्मक परीक्षण जो है वो आप इसका आलोचनात्मक परीक्षण कई रूप में कर सकते हैं। जैसे आलोचनात्मक परीक्षण में, जैसे इनकी आलोचनात्मक परीक्षण में इनकी पद्धति को लेकर, इनकी जो पद्धति था इसकी आलोचना, इसकी पद्धति जो आवेदन प्रतिवेदन, जैसे जो आवेदन प्रतिवेदन जैसे ज्ञापन जैसा जो पद्धति थी, इसी पद्धति को उग्रवादियों ने
इनकी आलोचना की, और इनकी आलोचना जो है वो है राजनीतिक भिक्षावृत्ति। तो आप बता सकते हैं कि उदारवादी पद्धति को लेकर उग्रवादियों के द्वारा खुलकर विरोध किया गया और उनकी पद्धति को लेकर एक राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई है। इनकी आलोचनात्मक परीक्षण में अब दूसरा पक्ष आप बता सकते हैं कि ये राष्ट्रीयता को प्रारंभिक नहीं थी बल्कि द्वितीय मानते थे। जैसे उदारवादियों की जो सामाजिक आधार थी, जैसे उदारवादी की अगर देखें तो ये मुख्यतः अपने पेशा से जुड़े हुए थे। उदारवादी खास तौर पर अगर देखें तो ये व्यापारी वर्ग, पूंजीपति वर्ग, डॉक्टर, वकील, जमींदार जैसे लोग थे। तो आप बता सकते हैं कि इसकी आलोचना इस तरह से देख सकते हैं कि कांग्रेस जो कि एक अखिल भारतीय मंच के रूप में रहा, इस मंच के प्रारंभिक जो नेतृत्वकर्ता उदारवादी थे, इनकी प्रारंभिक पेशा विभिन्न रूप में रहे, जो अपने पेशे की प्राथमिकता देते थे और उसके पश्चात वो राष्ट्रीयता की भावना को वो लेकर चलते थे, जिसके लेकर कई सारे ऐसे स्टेटमेंट भी आया था जो आपको इसको पुष्टि कर देना है। जैसे उग्रवादियों के द्वारा कहा गया, जैसे कई प्रकार के, जैसे अश्विन कुमार दत्त के द्वारा कहा गया 3 दिन का तमाशा, मेढक के तरह टटराना तिलक का ये स्टेटमेंट रहा, क्योंकि ये अचानक ये लोग जब भी होते थे तो कांग्रेस के सेशन के दौरान ही सक्रिय रहते थे, बाकी हमेशा जो है वो अपनी प्राथमिक व्यवसाय या अपनी रोजगार या अपनी पेशा को वो प्राथमिकता देते थे। तो यानी कि ये राष्ट्रीयता की भावना को द्वितीय और अपनी पेशा को प्राथमिक रूप से देते थे, इसलिए ये आलोचना का एक पार्ट निकल के आए। आलोचना का एक और पार्ट निकल कर आएंगे जो देखा जाए तो इनकी सामाजिक संरचना। तो ये सामाजिक संरचना, अब ये सामाजिक संरचना अगर देखें तो ये मुख्यतः हायर मिडिल क्लास के थे, जिस कारण इनका आम लोगों से जुड़ाव जो था वो नहीं था, यानी कि ये किसान श्रमिक जैसे लोगों से ये जुड़ नहीं पाए। रिजल्ट क्या हुआ कि कांग्रेस जो है वो इनके समय में एक सीमित रूप में रहा, यानी कांग्रेस को एक अखिल भारतीय मंच इन्होंने नहीं प्रदान किया। तो ये इनकी एक आलोचना निकल कर आता है। तो कई ऐसे पक्ष जो है ये इनकी आलोचना के रूप में निकल कर आता है कि ये सभी चीज जो आवेदन प्रतिवेदन जैसी चीज थी, ये इनको लेकर उग्रवादियों के द्वारा आलोचना की गई। अपनी पेशा पर को प्राथमिकता देना और कांग्रेस की मंच को जब अपने पेशे से बचते टाइम मिल रहा था तो वो उनको देते थे, तो ये एक तरह से इनकी आलोचना का आधार निकल कर आता है। सामाजिक संरचना जिस प्रकार से थे तो उस पर उन्होंने फोकस नहीं किया, इस प्रकार से कांग्रेस को बढ़ावा इन्होंने नहीं दे पाए, किसान श्रमिक महिलाओं को कांग्रेस से नहीं जोड़ पाए, दलित वर्गों से जोड़ नहीं पाए, ग्रामीण क्षेत्र में जुड़ाव कांग्रेस के इनके समय में नहीं रहा, परिणामतः कांग्रेस एक सीमित स्तर पे रहा। तो ये सब जो है ये इनकी आलोचना के रूप में निकल कर आएगा। आलोचना के रूप में एक और बात कर सकते हैं कि इन्होंने मूल समस्या पर उतना ध्यान नहीं दिया। जो मूल समस्या अगर देखें तो अकाल, गरीबी, बेरोजगारी जो है इन सारे चीज़ों पर इन्होंने मूल रूप से इन्होंने गंभीरता से इस पर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने मुद्दा तो उठाया परंतु गंभीरता से इन्होंने इस चीज़ों पर मुद्दा नहीं उठाया। ये सभी पक्ष जो है ये इनकी आलोचना के संदर्भ में निकल कर आता है। तो ये आपकी ये इसकी आलोचना निकल कर आता है, ये सभी चीज़ों को लेकर है। और लास्ट में जो है जो आपका जो निकल कर आएगा वो है इसका निष्कर्ष। तो नेक्स्ट भाग में अगर देखें तो ये निष्कर्ष में आपको बताना, और हमने आपको निष्कर्ष में आपको बताया है कि निष्कर्ष बेसिकली क्या होता है, मेन बॉडी का सारांश और एक आशावादी रूप। तो उदारवादियों का जो भी रूप है वो सभी रूपों को ध्यान में रखते हुए भी हमें एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन निकालना होगा। और इस ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि यद्यपि जो है कांग्रेस का मंच जो है इनके द्वारा संचालित हुआ, राष्ट्रीयता का प्रसार ग्रामीण या अन्य क्षेत्रों तक नहीं रहा, परंतु उदारवादियों की एक उपलब्धि ये भी हो सकता है कि इन्होंने संवैधानिक प्रावधान और ब्रिटिश पर दबाव बनाते हुए कई चीज़ों पर सुधार किए, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट में सीमित सुधार होना, सिविल सेवा बिल को पारित कराकर भारतीयकरण करने का प्रयास, ये इनकी एक उपलब्धि या इनकी योगदान को दर्शाता है। जैसे सेवाओं का भारतीयकरण कराकर इन्होंने
कई सारे सुधार लाने का प्रयास किया गया। तो ये एक पॉजिटिव निष्कर्ष जो है वो निकलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने जो है वो कैटेगरी 2 वाले प्रश्नों पर हमने डिस्कस कराकर ये आपको हमने बताया कि इस प्रकार से निकल के रहता है। बाकी जो भी चीज़ होंगे, मैं एक अनाउंसमेंट फिर से मैं आप लोगों को करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को, जैसे आप लोगों को पता होगा कि अगस्ता जीएस एकेडमी के माध्यम से जो हम लोग बैच ला रहे हैं वो बैच जल्द ही शुरू होने जा रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो ये जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों का एक इनिशिएटिव है, एक बैच हम लोग का लॉन्च होने जा रहा है। 8 अक्टूबर को ये बैच लॉन्च होने जा रहा है अगस्ता जीएस एकेडमी, और अगस्ता जीएस एकेडमी के माध्यम से इस बैच में हम जीएस 1 और जीएस 2 का कंप्लीट कवर कराने जा रहे हैं सिलेबस को। और ये जो है वो आपका फुल्ली मेंस ओरिएंटेड ये आपका बैच है, जिसमें आंसर राइटिंग प्रोग्राम पर फोकस किया जाएगा, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रोग्राम पर फोकस किया जाएगा। और ये बैच, ये चीज़ बहुत सारे लड़के का फ़ोन आ रहा है कि सर ये 71 बीपीएससी के लिए, ये ऐसा नहीं है, ये 71 के लिए और 72 सबके लिए है। हाँ, अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन जो है वो 71 के लिए, तो उनके लिए भी ये ज़्यादा हेल्पफुल है, उनके लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं है जो बाकी 72 73 दे रहे हैं। तो ये सभी चीज़, क्योंकि यहाँ पर जो कोर्स कराया जा रहा है वो कम्प्लीटली आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है। ये गेस वाला क्लासेस नहीं है कि 71 में ये गेस करके पढ़ाया जाएगा जो आएगा, ये कम्प्लीटली आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा और सिलेबस पूरा बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो ये 71 72 सभी के लिए मेंस की क्लासेस है। इस मेंस की क्लासेस में ये सभी एक्सपर्ट, जितने भी एक्सपर्ट फैकल्टी है जो अपने अपने क्षेत्र में है, वो सभी लोग जो है यहाँ पर आपकी आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ेंगे। आंसर राइटिंग प्रोग्राम के माध्यम से विभिन्न आयामों पर डिस्कस करेंगे। ये बैच जो है वो 8 अक्टूबर को शुरू होने जा रहा है। इस बैच के अलावा इसमें फैसिलिटी में अगर देखें तो इस बैच से आपके कई सारे मेंटोर्स जुड़ रहे हैं जो एक अपने क्षेत्र में एक सफल रहे हैं, और ये अपनी सफलता का सारा चीज़ आप लोगों को बताएंगे कि इन्होंने अपनी तैयारी के दौरान किस किस प्रकार की चुनौती को फेस किया और सफलता को कैसे इन्होंने अर्जित किया। ये अपने प्रोग्राम के माध्यम से जुड़कर प्रीलिम्स की तैयारी कैसे होंगे और मेंस की तैयारी कैसे किया जाएगा, प्रीलिम्स का सही समय क्या है और मेंस का सही समय क्या है, इन सारे चीज़ों पर जो है वो मेंटोर्स के माध्यम से ये आप लोगों को 1 to 1 आपको बताया जाएगा। यानी स्पेशल मेंटोरशिप प्रोग्राम है। इसके अलावा अगर देखें तो एक सेपरेट बैच भी लाया जा रहा है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के है, जो हमारे विकास सर जो है वो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बैच है, आप इस बैच को भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेपरेटली मॉडर्न इंडिया का भी बैच को भी परचेज कर सकते हैं जो 899 है, जिसमें करंट अफेयर्स की भी क्लासेस है। ये सभी चीज़ों को अगर आपको लेना है तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर अगस्ता जीएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके उसमें बैच को इनरोल और परचेज कर सकते हैं। तो 8 अक्टूबर से ये सभी बैचेस शुरू होने जा रही है, जिसमें बीपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखकर सिलेबस कवर कराया जाएगा, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपकी क्लासेस रहेगी। और इसमें अगर देखें तो फ्लो चार्ट डायग्राम जैसी चीज़ों के माध्यम से भी क्लास डिस्कस कराएगा, और साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जो हमारे क्लास का मेन फोकस जो है वो आप लोगों का आंसर राइटिंग प्रोग्राम, कैसे आप लोगों का आंसर जो है इम्प्रूव किया जाए, इन सारे चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 8 अक्टूबर से ये बैच शुरू हो रहा है। 3 बैच लॉन्च किया जा रहा है, एक सेपरेटली मॉडर्न इंडिया करंट अफेयर का बैच, एक सेपरेटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बैच, और एक कंप्लीट जो बैच है जिसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे GS 1 और GS 2 को लेकर। तो जल्द से जल्द इस बैच को इनरोल कर लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट पे अगर आते हैं तो नेक्स्ट कैटेगरी अगर देखें तो ये कैटेगरी नंबर 3 आता है, जिसमें अगर देखें तो ये कैटेगरी 3 में कुछ टर्म है, इस टर्म को समझिएगा। जैसे कैटेगरी 3 में अगर देखें तो टिप्पणी करें, विचार दे, क्या आप सहमत हैं। फिलहाल अगर अभी देखें तो कैटेगरी 3 वाले जो प्रश्न है वो अभी आयोग जो है वो आंसर ये कुछ क्वेश्चन बना रहा है। जैसे आप देखिएगा इसमें लिखा रहता है शॉर्ट नोट्स वाला में, शॉर्ट नोट्स को हिंदी में देखिएगा संक्षिप्त टिप्पणी करे लिखा रहता है, ठीक है ना। तो
शॉर्ट नोट्स वाला जो क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन में जो है आपका शॉर्ट ये टिप्पणी करने वाले में निकल कर आता है, और टिप्पणी करे का आंसर हम किस प्रकार से लिखें, कैसे हमारा होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, ये सारे चीज़ों को हम एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे अगर हम देखें तो आपकी के एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपके एग्जाम्पल में निकल कर आता है। जैसे जो ये शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है जो लिखा रहता है, जिसको हिंदी में लिखाता है टिप्पणी करे। अगर टिप्पणी का अगर सही शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो इसका अर्थ होता है कमेंट, कमेंट। और कमेंट का अगर देखा जाए तो ये कमेंट बेसिकली क्या होता है, ये आपका अपना व्यू बताया जाता है, यानी आप किसी के प्रति आप क्या नजरिया रखते हैं वो डिपेंड करता है। यानी आप अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर क्वेश्चन दे दिया संथाल विद्रोह, मैं एकदम सिंपल हिसाब से समझा रहा हूँ। अगर ये संथाल विद्रोह के बारे में आपसे अगर आपसे पूछा जाए, जैसे हमने बताया टिप्पणी का हिंदी इंग्लिश क्या होता है कमेंट, अगर हम यहाँ पर इंग्लिश में अगर लिखें कि संथाल विद्रोह पर कमेंट करें, तो आप कमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, आप कमेंट का कई सारे रूप दे सकते हैं। जैसे एक सिंपल कमेंट, सिंपल कमेंट, तो आप सिंपल कमेंट के रूप में आप इस विद्रोह के नेचर, विद्रोह के शुरू होने के कारण केवल और केवल बता सकते हैं। एक हो सकता है एनालिटिकल कमेंट करना, मतलब एनालिस करना, एनालिस कर कमेंट करने के लिए। तो जहां एनालिस कर कमेंट करने की बात आ जाता है तो आप जो है वो आप इसके सारे पक्ष विपक्ष सकारात्मक नकारात्मक इन सारे चीज़ों पर आप इस पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कोई आपसे ये सिंपल या एनालिटिकल कमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा है, बल्कि सीधा कमेंट करने के लिए कह रहा है। यानी संथाल विद्रोह अगर लिखा हुआ है तो आप इसका स्पष्टीकरण कर इस आंसर का अप्रोच कैटेगरी 1 वाले के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि लास्ट सेशन में कि कैटेगरी 1 में क्या होता है, केवल और केवल स्पष्टीकरण होता है। तो आप इसके माध्यम से केवल और केवल स्पष्टीकरण भी कर सकते हैं, या आप इसको जो है कैटेगरी 2 के माध्यम से जो है आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। यानी कैटेगरी 2 के माध्यम से आप इसके आंसर में जो है वो काफ़ी चीज़ को इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे इसके आंसर में जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव है आप सारे चीज़ों को लें। लेकिन चुनौती क्या है कि यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन में ये संथाल विद्रोह अगर पूछ रहा है तो 8 नंबर का ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमें कोई ऐसा नहीं जरूरी है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके पक्ष पे या विपक्ष पे लिखे। 8 नंबर में है, यानी वर्ड सीमा जो है वो काफ़ी सीमित है, तो इसीलिए हम इस अप्रोच को हम सिंपल अप्रोच के माध्यम से लिखकर इसका आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो कैटेगरी 1 वाले जो है वो आपका सिंपल है, जो हमने आपको बताया। ऐसे कैटेगरी वाले प्रश्नों को केवल और केवल स्पष्टीकरण कर दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को स्पष्टीकरण कर दीजिए। कोई भी कैटेगरी 1 में अगर प्रश्न है तो उन प्रश्नों को केवल और केवल आपको स्पष्टीकरण कर देना है। कैटेगरी 2 वाले प्रश्नों में थोड़ा बहुत आपको इसमें अपना व्यू, अपना मतलब परीक्षण करना होगा। इसमें पक्ष और विपक्ष अगर निकल कर आ रहा है तो इस पे दोनों के बारे में आपको बताना होगा। यानी सकारात्मक और नकारात्मक अगर किसी पॉइंट पे निकल रहा है तो इन दोनों पक्षों को बताना पड़ेगा। ये ज़बरदस्ती करने की बात नहीं है कि हम नकारात्मक भी निकालें। जब सकारात्मक है तो केवल सकारात्मक ही निकालेंगे, नकारात्मक है तो नकारात्मक भी निकालेंगे, दोनों है तो दोनों निकालेंगे। हाँ, जहाँ पर नकारात्मक है तो वहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है आलोचनात्मक चर्चा करें। जहाँ आलोचनात्मक चर्चा लिखा हुआ है तो वहाँ पर निगेटिव व्यू तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन कंक्लूजन हमेशा कैसा होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। तो हमेशा आगे आंसर कैसा जाना चाहिए, एक तरह से पॉजिटिव जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये निकल गया। तो यहाँ पर जो आलोचनात्मक दे दिया गया तो इसमें एकदम कंपलसरी है कि इसमें निगेटिविटी को बताना पड़े। बाकी सब में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जबरदस्ती ही आप निगेटिव है, आप इसका व्यू, एनालिटिकल व्यू आपको बताना होगा। और ये सभी चीज़ जो है वो बेहतर लेक्चर या किताब के माध्यम से ही संभव हो सकता है, जो कि हम लोगों के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से, अप्रोच के माध्यम, थ्योरेटिकल अप्रोच जो हमने बताया था, ये हर
सब्जेक्ट में ऐसा अप्रोच, ऐसा एनालिटिकल अप्रोच हम लोग आप लोगों को विकसित करेंगे और उसमें आपके आंसर राइटिंग को भी निकल कर आएगा। और ये कैटेगरी 3 जो हमने बताया, ये कैटेगरी 3 वाला जो है वो अप्रोच 1 भी हो सकता है और अप्रोच 2 भी हो सकता है। यानी यहाँ पर आइदर का प्रयोग कर सकते हैं, आइदर 1 का भी आंसर फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कैटेगरी 1 का भी आंसर फॉर्मेट कर सकते हैं और आइदर कैटेगरी 2 का भी आंसर फॉर्मेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब कुछ इसके अलावा जो हमें और 2-3 चीज़ों पर डिस्कस करना है, वो चीज़ को है कि प्रश्न की मांग को कैसे समझें, यानी कि किस प्रकार से प्रश्न की मांग है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी आपका टेलवर्ड से ही रिलेटेड है, यानी जिस प्रकार से हमने टेलवर्ड्स को बताया, वो टेलवर्ड्स को बताने के साथ ही साथ हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिसमें प्रश्नों की मांग को समझेंगे कि ये कैटेगरी 1 वाला है या कैटेगरी 2 वाला है। इसको भी देकर एक वीडियो में आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कराऊंगा, जिसमें प्रश्नों के मांगों को समझना है और देन इसके पश्चात जो है वो आपको एक शब्द सीमा को लेकर बताऊंगा कि हमारा फुल लेंथ का कितना वर्ड में आंसर होना चाहिए, शॉर्ट का कितना वर्ड में आंसर होना चाहिए, मेन पार्ट कितना वर्ड में जाना चाहिए। इन सारे चीज़ों को लेकर, शब्द सीमा को लेकर एक मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन के माध्यम से प्रश्नों के मांग को समझने वाला प्रयास क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैं फिर आप लोगों को अनाउंस कर दूं कि आप लोगों का ये जो बैच है, ये बैच 8 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप अगस्ता जीएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर कर एनरोल कर कर आप इस प्रज्ञान बैच को आप खरीद सकते हैं। प्रज्ञान बैच के अलावा हमने आपको बताया था कि एक सेपरेट बैच भी है, वो बैच है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और एक बैच जो है आपका मॉडर्न इंडिया का आपका बैच है। इस बैच में हमने आपको बताया कि ये हमारे मेंटोर है, ये मेंटोर भी जो है इस बैच से मतलब जुड़ रहे हैं मेंटोरशिप के रूप में, जो आपके लेखन कला शैली को विकसित करेंगे। साथ ही साथ आने वाले हर एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स की किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, मेंस के लिए किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को डिस्कस कराएंगे। तो जल्द से जल्द इस बैच को आप लोग इनरोल कर लीजिए। प्रज्ञान बैच जो है वो आप लोग का शुरू होने जा रहा है। 8 अक्टूबर से ये आपका बैच है, जो 8 अक्टूबर से ऑनलाइन मोड में आप लोगों की क्लासेस चलेगी। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन के माध्यम से प्रश्नों के मांग को समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्नों का मांग क्या क्या रहा है। तब तक के लिए थैंक यू।